सो वेलकम टू द स्टूडेंट्स। आज जो मेरा लेक्चर है दिस इज मैंने जो कल जो लेक्चर स्टार्ट किया था वो किसके ऊपर था? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डायरेक्ट फार्मूला, राइट। तो उसमें कुछ कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था, स्पेशल केसेस थे वहाँ पे कि अगर आपका एक जैसे ये आपका कैंटिलीवर बीम है, सपोज दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। तो कल मैंने ये केस किया था, इस कैंटिलीवर बीम के ऊपर इफ द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, सपोज इफ द लोड इज जो कल केस मैंने किया था, देयर इज द लोड इज एक्टिंग हियर एट somewhere on the beam, right? Load is acting somewhere on the beam. Suppose this is the point B, this is C, this is the cantilever beam and this is the point A. तो जहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, बीम के किसी भी पॉइंट के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है जहाँ पे, एंड वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन at this point A, means at the free end of the cantilever beam. This case we have discussed that how we can do it, और इसका जो complete concept था ये मैंने आपको कल दिया था। This is the special case in the cantilever beam when we will solve the numerical or the problems by using the direct formula, right? तो इसी सीरीज में एक और जहाँ पे एक वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केस है, टुडे आई विल टेक दैट स्पेशल केस। वो आपका स्पेशल केस क्या था? सो दिस इज योर सेम, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, राइट। सो दिस इज योर फ्री एंड ए and the load is acting at the free end. You understand? Load is acting at the free end. जहाँ पे load act कर रहा है free end के ऊपर। अब now this here you will find the totally change position here. Load is acting at the free end, but we want to calculate the slope and the deflection at somewhere on the beam, say at the point B, right? Say at the point B के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। दिस इज योर, यू कैन से स्पेशल केस। स्पेशल केस नंबर सेकंड क्या था? स्पेशल केस क्या था? लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम, से एट point B on the beam, right? And we have to find क्या फाइंड करना है? we have to find theta A and y A, right? हमें थीटा A और y A फाइंड आउट करना है। सो हेयर यू विल सी दिस, यू कैन से, ये अगर आपका केस फर्स्ट था जो मैंने कल किया था, एंड दिस इज द केस सेकंड। सो बोथ दीज आर द स्पेशल केसेस। इस केस के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया था कि अगर आपका लोड जहां पे है somewhere on the beam and we want to find the maximum slope and the deflection at this point at the free end A, तो उस वक्त हमें स्लोप और जो डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा? इस केस में हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या था? ये आपका थीटा A, दिस इज इक्वल टू थीटा B
and YA is equal to theta B, sorry, YA, this is equal to YV plus theta B into AB, theta B into AB, right? So these फार्मूला जो थे ये कल मैंने जहाँ पे आपको इसका पूरा कंसेप्ट आपको फर्स्ट केस का क्लियर करके दे दिया था कि हाउ वी विल गेट दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, कि थीटा बी हमें फाइंड आउट करना है, इस केस में थीटा ए फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, पहले हम थीटा बी और बाई वी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद देन वी विल यूज दिस रिलेशन एंड वी विल गेट द डिफ्लेक्शन at the point, maximum deflection at the point A and the maximum slope at the point O. This is the first case. Yesterday we have discussed there. Now today I am taking this case here. In this case, the condition is that the load is acting at the free end, but we have to find the maximum, we have to find the slope and the deflection at the point B here. हमें पॉइंट बी के ऊपर क्या करना है, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट, हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड दिस व्हाट वी विल डू हियर, इन ऑर्डर टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे हम, ये जो लोड आपका फ्री एंड के ऊपर एक्ट करता है, कर रहा है, जहाँ पे द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, तो क्या करें इसको, जो लोड आपका फ्री एंड के ऊपर एक्ट कर रहा है जहां पे, जहां पे इस पॉइंट के तक इसको आप यू फॉरगेट दिस, तो ये जहां पे क्या करें, ये आपका पॉइंट बी है, फॉरगेट दिस पार्ट ए बी, व्हाट यू विल डू, यू जस्ट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर आप लोड को क्या करेंगे, ट्रांसफर करें, राइट। Suppose its length is A and its length is B. From A to V, the length is A, and from B to this C, the length is B, right? तो जहां से लेके जहां तक लेंथ कितना हो गया, जहां पे B है, ये लेंथ आपका कितना है, C है, right? So your length is C here. What you will do? Transfer the load फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। जब आप लोड को ट्रांसफर करेंगे तो पॉइंट बी के ऊपर क्या होगा, एक तो आपका लोड आएगा जहां पे जस्ट लाइक दिस W, राइट, और दूसरा यहां पे क्या होगा, जहां पे आपको एक मूवमेंट मिलेगा M, राइट, एक आपको क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा M व्हेन यू विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम द फ्री एंड टू दिस पॉइंट। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा, एक आपका लोड जहां पे मिलेगा और एक आपका मूवमेंट जहां पे क्रिएट होगा। यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, राइट। तो क्या करेंगे, जहां पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगाएंगे हम, तो सेपरेटली वी विल कैलकुलेट थीटा बी। पहले हम लोड से मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे और फिर हम किससे करेंगे, मूवमेंट से मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद देन वी विल ऐड देम, राइट। तो देखिए पहले मैं थीटा बी की क्या वैल्यू आएगी, राइट, जो आपको इस टाइप का थीटा बी अगर आपने ये फाइंड आउट करना है, ये हो गया, तो इस तरीके से आप ये ड्रा करो। तो फर्स्ट यू कंसिडर कि जहां पे सिर्फ आपका लोड जो है एक्ट कर रहा है, दिस इज द लोड W, फ्रॉम हेयर टू हेयर इज कितना B है, एंड दिस पॉइंट दिस जो C है एंड दिस पॉइंट इज B, राइट। तो आप थीटा बी क्या आएगा इस केस में, जस्ट ट्रीट इट एज ए पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड ऑफ द बीम, राइट। इस हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे कि पॉइंट लोड आपका जो है बीम के ऊपर एक्ट करता है, तो उस वक्त आपकी स्लोप क्या होगी, स्लोप होगी W मीन्स लोड इंटू L स्क्वायर। व्हाट इज L हियर, L इज B, so W into B square
upon 2EI, where EI, you can say EI is constant, that is the flexural rigidity of this is given and this is constant here, तो इसका ये EI होगा, EI यहाँ पे दिया है, तो ये आपका आ गया स्लोप। जब मैंने सिर्फ लोड को कंसिडर किया, इसी हिसाब से यू विल फाइंड आउट द YV. सो व्हाट इज योर YV? डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट B, दैट इज WLQ अपॉन 3EI, दिस इज द रिलेशन। तो ये आपका आ जाएगा W इंटू BQ अपॉन 3EI, ये आ गया when we have considered the load only. Now at this point जहां पे आपका मूवमेंट भी क्या है, मूवमेंट भी आपका है, तो इसमें मूवमेंट में अगर मैं थीटा बी बाई कंसिडरिंग द मूवमेंट, राइट, मीन्स जैसे ये आपका है बीम है, अब आप सिर्फ इसको कंसिडर करो कि जहां पे पॉइंट बी है, तो जहां पे आपका मूवमेंट भी है m, और ये इसका लेंथ कितना है जहां से लेके जहां तक b है, तो इस केस में इफ आई एम कंसिडरिंग द मूवमेंट हेयर, तो व्हाट इज द स्लोप हेयर एट पॉइंट बी by considering the moment? The slope at point B, that is theta b, this is equal to m into L upon EI, right? This is the relation when the moment is acting somewhere on the point. उस वक्त अगर आपने स्लोप निकालना है, कल मैंने आपको सारा टेबल दिया था, फार्मूले कंप्लीट दिए थे, वो क्या है m into L divided by EI. So this is m, right, into L अपॉन EI. अब मुझे बताइए, जब हमने इसको जहां से क्या किया, इसको जहां से लेके जहां तक इसको मैंने ट्रांसफर किया, तो मूवमेंट मेरा क्या आया? व्हाट इज द मूवमेंट आई गॉट? दैट इज W into A, राइट? सो W into A, this is the moment which I got here when I transfer the load. W into A, this is the moment. So therefore theta B is equal to W into A into B upon EI, right? So likewise, what is your this YV? जब हम मूवमेंट कंसिडर करेंगे तो क्या रिलेशन था इसका? ml स्क्वायर अपॉन 2EI, यही रिलेशन है, दैट इज m इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI. तो जहां पे m क्या आया इसका? YV का, YV का व्हाट इज m? इसको मिटा लेंगे, तो m मीन्स W इंटू A, W into A, this is m. What is L? The length from B to C, this is B. Yes. So this is B square upon 2EI. You understand this? तो J आपका थीटा B आ गया, ये आपका थीटा बी आ गया, दिस इज विद द, ये हमने थीटा बी कैसे कैलकुलेट किया? व्हेन वी जस्ट कंसिडर दैट द लोड इज ओनली एक्टिंग ऑन द बीम. तो पहले मैंने लोड को लिया, उसके अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू द लोड आई हैव जस्ट कैलकुलेटेड द स्लोप एट द पॉइंट बी एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट बी. लाइकवाइज देन आई कंसिडर द मूवमेंट एट दैट पॉइंट एंड सेपरेटली I just calculated the slope at the point B with respect to movement and the deflection at the point B with respect to movement, right? So therefore, क्या से मिटा लेंगे हम? So therefore, अब इससे हम क्या करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इसको हम ऐड कर लेंगे. तो देयरफॉर थीटा बी
क्या आएगा, डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस दिस वन W इंटू A इंटू B अपॉन EI, राइट। सो जे आपका आ गया स्लोप एट पॉइंट B, दिस इज द स्लोप एट पॉइंट B। likewise by V this is W into B Q upon 3EI plus W into A into B square upon 2EI. You understand? तो आप, दिस इज द वे दैट हाउ यू विल कैलकुलेट व्हेन द पॉइंट लोड इज एक्टिंग, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इज एक्टिंग एंड एट द फ्री एंड, राइट। सो व्हेन द पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड एंड वी वांट टू कैलकुलेट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन समवेयर ऑन द पॉइंट बी, ऑन द समवेयर ऑन द बीम। कोई एक पॉइंट है बीम के ऊपर, किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर ले, तो आपने उस पॉइंट के ऊपर स्लोप निकालना है, डिफ्लेक्शन निकालना है, लेकिन आपका जो लोड है वो उस पॉइंट के ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। आपका लोड कहां पे एक्ट कर रहा है, बीम के ऊपर, फ्री एंड के ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट। सो दिस इज द रिलेशन एंड दिस इज द वे टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट somewhere on the beam when the load is acting at point A at the free end. अब देखिए इसका कंसेप्ट, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ये तो हो गया एक आपको एक जनरल मैंने बता दिया कि हाउ वी विल डू इट, और ये जो रिलेशंस हैं किस तरीके से इसको करना है। जब फ्री एंड के ऊपर आपका लोड ट्रांसफर होगा तो आपने क्या किया, लोड को उस पॉइंट के ऊपर वहां से एक्ट कर रहा होगा। सो व्हाट यू हैव डन, यू जस्ट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द फ्री एंड टू दैट पॉइंट एंड देन यू विल गेट द लोड एज वेल एज द मूवमेंट एट दैट पॉइंट। लोड भी आपको मिलेगा, मूवमेंट भी मिलेगा, और सेपरेटली आप क्या करेंगे, पहले लोड के with respect to the load you will calculate the slope as well as the deflection, and then with respect to the movement you will calculate the slope and the deflection। तो सेपरेटली दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए, स्लोप और डिफ्लेक्शन को। उसके बाद जो स्लोप की रिलेशन है उनको आप ऐड कर लीजिए, जो आपका डिफ्लेक्शन का रिलेशन है उसको ऐड कर लीजिए, राइट। तो ये आपका आ गया। अब इसमें हम जो मेन चीज आपको समझने वाली थी, ये तो हो गया आपका कि जो फार्मूला है ये क्या बनेगा और किस तरीके से बनेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, राइट। अब देखिए इसमें जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका कंसेप्ट जो आपको क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि यू आर हैविंग द कंफ्यूजन दैट, मैं दोनों केसेस के ड्रा करूंगा, राइट। आई विल ड्रा बोथ द केसेस। तो कल जो मैंने केस किया था ये आपकी क्या थी, दिस इज your cantilever beam, right? This is your cantilever beam. This is the point C. This is the point B, and this is the point A, right? तो जो कल मैंने केस किया था वो क्या केस किया था कि लोड जो है, योर लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, योर लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज W, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट A। स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट A मीन्स एट द फ्री एंड। ये था जो मैंने कल आपको केस इसका समझाया था, राइट। केस फर्स्ट इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। और आज जो मैंने केस लिया, आज जो आपका केस था वो क्या केस था, सेम यू आर हैविंग ए कैंटिलीवर बीम, राइट। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम, बट कंडीशंस आर इंटायरली डिफरेंट हियर। इसमें आपका जो लोड है, योर लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड
लोड आपका फ्री एंड के ऊपर एक्ट कर रहा है, राइट, मीन्स एट पॉइंट ए, एंड यू हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन। ये आप ए रख लीजिए और ये आप जहां से लेके जहां तक, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। लाइकवाइज दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी। दिस इज योर केस सेकंड, जो मैंने अभी आज जो शुरू किया मैंने। अब देखिए, इफ यू विल सी दिस डायग्राम, इफ यू विल सी देयर, सो फर्स्ट पॉइंट विच केम इन योर माइंड वो ये था कि जहां पे लोड एक्ट कर रहा था, जहां पे दिस पॉइंट के ऊपर लोड इज एक्टिंग, राइट, तो हमने क्या किया था, डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर निकाला था। इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया, स्लोप निकाला, डिफ्लेक्शन निकाला, और उसके बाद कैलकुलेशन करके मैंने थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू जो थी वो ड्राइव की, और जैसे आपको बताया। जहां पे आपने देखा होगा कि जहां पे आई डिड नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बी पॉइंट टू ए पॉइंट, जहां पे मैंने लोड को ट्रांसफर नहीं किया था कि मैं सीधा डायरेक्ट जहां से जहां पे ट्रांसफर कर लेता, और डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बाद आई विल जस्ट कैलकुलेट द स्लोप एट द पॉइंट ए एज वेल एज द डिफ्लेक्शन ए। जहां पे आई डिड नॉट डू लाइक दैट, बट जहां पे व्हेन द लोड इज एक्टिंग एट दिस फ्री एंड एट द पॉइंट ए, and I have to find the slope and the deflection at the point B. What I did, I just transfer the load from this point to this point, and then I forget this part, और इसको मैंने पॉइंट लोड इस पॉइंट के ऊपर कंसिडर किया, और सीधा डायरेक्ट फार्मूला मैंने इस्तेमाल कर दिया, WL² फॉर द डिफ्लेक्शन, सॉरी स्लोप के लिए, और डिफ्लेक्शन के लिए WL³ तो दिस इज फॉर द लोड। तो मैंने इसको ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने से मुझे क्या मिला, जहां पे एक लोड मिला, मूवमेंट मिला, एंड देन आई यूज द डायरेक्ट फार्मूला फॉर बोथ द लोड एज वेल एज द मूवमेंट सेपरेटली टू फाइंड द स्लोप एज वेल एज द डिफ्लेक्शन, और फिर मैंने उसको ऐड कर लिया। बट इस केस में आई डिड नॉट ट्रांसफर द लोड, आई डिड नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बी टू ए हियर, बट आई जस्ट took the another process to find the slope and the deflection at the point A. Now this is the concept to understand. This is the confusion which is in your mind, that you have to understand कि अगर मैं इधर से मैं इधर में ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट जहां से मैंने इसको जहां पे ट्रांसफर करके और बड़ा इजीली मैंने जो स्लोप थी, yes, from here to here I transferred and I got the slope and the deflection at the point B, जहां पे मैं निकालना चाहता था, बट जहां पे मैं स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना चाहता था, बट इस केस में मैंने ट्रांसफर नहीं किया, राइट। अब देखिए, अंडरस्टैंड करें, मैं पहले केस फर्स्ट ले लेता हूं, राइट, मैं केस फर्स्ट ले लेता हूं। अगर मैं, मुझे बताइए, जो ये केस था, इस केस में क्या थी, जो आपकी इलास्टिक कर्व थी, जहां से लेके जहां तक थी क्यूबिक पैराबोला, कि कल आप मैंने पूरा इसको कंप्लीट आपको कंसेप्ट दिया था, जो इलास्टिक कर्व थी क्यूबिक पैराबोला, राइट, और फिर उसके बाद लीनियर थी, ये आपकी होगी इलास्टिक कर्व क्या थी, क्यूबिक पैराबोला, जहां से ये पॉइंट आपका हो गया, सपोज आपका पॉइंट हो गया बी डैश, सी से बी डैश तक, और उसके बाद ये जो आपका ए डैश था, ये आपकी इस कर्व आ गई लीनियर, यही हमने कल किया था, राइट। ये भी बताऊंगा मैं, दोबारा इसको रिपीट करूंगा किस लिए है। बट अब देखिए, अगर मैं केस फर्स्ट की बात करता हूं कि इफ आई विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बी टू ए, मैं कहता हूं कि मैं बी से ए तक लोड को क्या करता हूं, ट्रांसफर करता हूं। सपोज मैं इसको सेपरेट एक दोबारा बना के बता देता हूं आपको,
जे आपका है, जे आपकी कैंटिलीवर बीम है, राइट। ये पॉइंट ए है, जे कहीं आपका पॉइंट बी था, ये जहां से ए है, जहां ये आपका सी है, राइट। तो जे आपका लोड था W यहां पे। इफ आई विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम B टू A, तो जहां पे क्या होगा, A के ऊपर हमें एक तो लोड मिलेगा W, और एक हमें क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा W इंटू A, राइट। क्या मिलेगा, एक हमें लोड मिलेगा W एंड वन वी विल गेट द मूवमेंट W by A, राइट। तो इफ आई विल ड्रा द, जो इसकी इलास्टिक कर्व होगी, जो इसकी इलास्टिक कर्व होगी मूवमेंट के केस में, मैंने आपको बताया जो इसकी इलास्टिक कर्व होगी, अगर जहां पे एक लोड होगा, एक मूवमेंट होगा, तो इसकी जो इलास्टिक कर्व होगी वो क्या होगी, जहां से लेके जहां तक इसकी इलास्टिक कर्व क्या होगी, क्यूबिक पैराबोला। व्हाट इज द इलास्टिक कर्व हियर, दैट इज द cubic parabola. So it means that is cubic parabola. जहां पे क्या होगी आपकी, क्योंकि जहां तक आपका मूवमेंट है, तो आपका मूवमेंट की वैल्यू जहां पे है, तो इसका मतलब जो इलास्टिक कर्व हमने जो कल ड्रा किया था, जो कल मैंने आपको क्लियर किया था, वो क्या था कि आपका जो इलास्टिक कर्व है, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब, दिस इज प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट, राइट। जहां पे मूवमेंट जीरो होगा, इलास्टिक कर्व आपकी क्या आएगी, स्ट्रेट आएगी, लीनियर आएगी, बट दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, सो यू विल गेट द क्यूबिक पैराबोला इफ यू विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हियर टू हियर। क्योंकि जहां पे क्या है, जे आपका मूवमेंट हो गया है, जैसे जे वाला केस हो गया, जे यहां पे क्या है, जहां पे लोड आपका एक्ट करता है, तो जे कर्व जो आपकी ड्रा होगी, ये क्या होगी, दैट इज कंप्लीट क्यूबिक पैराबोला। तो जहां से लेके जहां तक कर्व क्या है, दिस इज द क्यूबिक पैराबोला। बट इफ यू विल सी द ओरिजिनल प्रॉब्लम, इट मीन्स दैट इफ आई विल शिफ्ट द लोड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, so there will be the change in the elastic curve, there will be the change in the bending moment equation, right। लेकिन जहां पे जो बेंडिंग मोमेंट था, एक्चुअल जो जहां पे बेंडिंग मोमेंट था, व्हाट इज दिस, बेंडिंग मोमेंट एट MA, or you can say from MA to B, बेंडिंग मोमेंट इज जीरो। सो बेंडिंग मोमेंट क्या था आपका, जीरो था। तो बेंडिंग मोमेंट जो जीरो था, तो जीरो को मैंने इंटीग्रेट किया और आपको क्या मिला, इसका एक इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन मिला, दैट इज द लीनियर इक्वेशन मिला। तो इस केस में जो आपकी इलास्टिक कर्व थी, एक्चुअल जो आपकी इलास्टिक कर्व थी, दैट इज फ्रॉम क्यूबिक पैराबोला फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, बिकॉज द मूवमेंट इज देयर, राइट। बट फ्रॉम B to A there is no movement is zero, so your elastic curve is linear straight line. But if I will shift the load from here to here, तो आपका क्या होगा, जहां पर भी आपका मूवमेंट होगा, तो जो आपको इलास्टिक कर्व जहां पे मिलेगी, वो क्या मिलेगी, क्यूबिक पैराबोला मिलेगी। इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है, that we can do like this? No, we cannot do like this. Reason is, हम इसको तभी लोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमें मूवमेंट जो है वो क्या मिले, सेम मिले। मीन्स यू कैन से आपकी इलास्टिक कर्व जो होगी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगी, इलास्टिक कर्व में कोई भी चेंज नहीं होगी। सो वी कैनॉट डू इट लाइक दिस, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है दैट विल चेंज। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्या होगी आपकी,
बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन वो आपकी चेंज हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन भी चेंज होगी, और इसके साथ जो इलास्टिक कर्व होगी, सो योर इलास्टिक कर्व that will also change, elastic curve that will also change, you understand। जो हो गया इस केस में, पहले केस में आपकी इलास्टिक कर्व भी चेंज होगी, बेंडिंग मोमेंट भी इक्वेशन चेंज होगी अगर आप इस लोड को पॉइंट V से एट द फ्री एंड के ऊपर ट्रांसफर करते हैं। तो लोड को हम तभी ट्रांसफर कर सकते हैं कि आप किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, इफ यू हैव टू ट्रांसफर द लोड, you must have to ensure this thing that the bending moment will not change। first point that you have to ensure कि bending moment उसका change नहीं होना चाहिए, only then we can transfer the load from one point to another point। but इस केस में जो आपका जो पहला केस था, किस लिए मैंने पहले केस के ऊपर हमने जहां से इसको ट्रांसफर जहां पे क्यों नहीं किया, एंड वी हैव यूज्ड द अनदर प्रोसेस फॉर कैलकुलेटिंग द डिफ्लेक्शन एज वेल एज द स्लोप एट दिस फ्री एंड। हमने इसलिए नहीं किया कि इफ आई विल चेंज, इफ आई विल शिफ्ट द लोड और ट्रांसफर द लोड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ओरिजिनल जो आपकी पोजीशन है उसमें क्या है, लोड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट बी, तो जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका बिटवीन बी एंड सी, इसकी इक्वेशन होगी बेंडिंग मोमेंट की। बट बिटवीन ए एंड बी जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। और जो इसकी जो इलास्टिक कर्व हमारी होगी, वो हमारी इलास्टिक कर्व क्या बनेगी, फ्रॉम सी टू बी, दिस इज द क्यूबिक पैराबोला, एंड फ्रॉम बी टू दिस, बिकॉज देयर इज नो मोमेंट, तो हमारी इलास्टिक कर्व क्या होगी, लीनियर होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, यू अंडरस्टैंड। बट इफ आई विल शिफ्ट, इफ आई विल ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बी टू ए, हमारी जो इलास्टिक कर्व होगी वो सारी की सारी हमारी बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज होगी। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज होने से क्या होगा कि जो हमारी इलास्टिक कर्व होगी वो हमारी, जैसे ये क्यूबिक पैराबोला था उसके बाद स्ट्रेट था, ये सारी की सारी आपकी क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा, यू अंडरस्टैंड। तो हमारी इलास्टिक कर्व चेंज हो जाएगी, हमारा यू कैन से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज होगी, हमारी इलास्टिक कर्व चेंज होगी। तो इसलिए वी कैन नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको ये समझ आ गया कि हमने इसको क्यों ट्रांसफर नहीं किया, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दैट, वी डिड नॉट ट्रांसफर द लोड from B to A in this case, in case first we did not transfer the load from B to A, reason is our bending moment equation will change, क्योंकि जो आपका मूवमेंट एट A जीरो है, जो आप कह सकते हैं मूवमेंट A भी क्या था, इस केस में आपका मूवमेंट A भी इज जीरो, राइट, फ्रॉम हेयर टू हेयर मूवमेंट इज जीरो। लेकिन जब हमने ट्रांसफर किया तो हमारा मूवमेंट जो है A के ऊपर भी मूवमेंट हो गया, हमें मिल गया, we have got the moment, that is what क्या मिला, W into A, we have got the moment W into A from here, you understand this। तो so this is the concept इस केस में कि पहले केस में हमने इसको क्यों शिफ्ट नहीं किया। अब देखिए, अब मैं सेकंड केस की बात करता हूं, जस्ट अंडरस्टैंड कि मैं इसको कैसे शिफ्ट कर पाया।
सो दिस इज द सेकंड केस, दिस इज योर केस नंबर सेकंड, ये था। अच्छा देखिए, मुझे बताइए मूवमेंट एट पॉइंट ए क्या होगा अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करूं, ए बी के बीच में मूवमेंट एट ए क्या होगा। इसमें मूवमेंट एट ए के ऊपर क्या मूवमेंट था इस केस में, मूवमेंट एट ए या मूवमेंट ऑफ ए बी, मूवमेंट ए बी क्या होगा, W into A, right? Because the load W is acting here. तो इसमें मूवमेंट क्या आएगा ए बी में, मूवमेंट बिटवीन ए एंड बी, दिस इज W into J, right? Now just see here, load is acting at this point. Now I will transfer the load from here point A to point B. तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया लोड को। जब मैंने लोड को यहां से ट्रांसफर किया तो मुझे बताइए, एक तो लोड W आ गया और दूसरा B के ऊपर भी जो मूवमेंट है वो क्या आ गया, W into A। क्या मूवमेंट आया, W into A, राइट? यू अंडरस्टैंड दिस, W into A, दिस इज द मूवमेंट। अब देखिए, जहां पर भी मूवमेंट, जब लोड यहां पे एक्ट कर रहा था तब भी बी के ऊपर जो आपका मूवमेंट था वो क्या था, व्हेन द लोड इज एक्टिंग हियर एट एट द पॉइंट ए, द मूवमेंट एट द पॉइंट बी कितना था, W into A, राइट? मूवमेंट एट पॉइंट बी, दिस इज इक्वल टू W into A। इसको ऐसे लिख लीजिए, व्हेन द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, इसको कर लेते हैं ऐसे, मैं थोड़ा लिख लेता हूं, when the load is acting at the free end A, right? Therefore movement क्या होगा, जब लोड जहां पे एक्ट कर रहा था फ्री एंड के ऊपर, तो मूवमेंट एट बी क्या था, व्हाट इज द मूवमेंट एट बी, दैट इज W into A, राइट? मूवमेंट एट बी कितना, W into A, एंड व्हेन आई ट्रांसफर इट, सेकेंड है ट्रांसफर, व्हेन आई ट्रांसफर द लोड from A to B, right? When I transfer the load from A to B, जब मैंने A से B से लोड ट्रांसफर किया तो then the movement at B, तो उस वक्त B के ऊपर क्या मूवमेंट था, then movement at B, this is also equal to W into A, right? You understand this point? So जहां पे देखा आपने, जहां पे ये चीज देखी, when the load is acting here at this point, तो जहां पर भी मूवमेंट है, जहां पर भी मूवमेंट है, तो इस केस में हमें जब लोड जहां पे एक्ट कर रहा था, यू फॉरगेट अबाउट दिस पॉइंट बी, जब लोड आपका ए के ऊपर एक्ट कर रहा था, यू राइट ऑन दिस थिंग, तो जब आपका लोड जहां पे एक्ट कर रहा था तो उस वक्त हमारी जो इलास्टिक कर्व थी, जो हमारा इलास्टिक कर्व था फ्रॉम सी टू ए, तो जो हमारी इलास्टिक कर्व थी फ्रॉम सी टू ए, तो वो आपकी इलास्टिक कर्व थी इस तरीके से, दिस इज द क्यूबिक पैराबोला, राइट? जब आपका लोड जहां पे तो इलास्टिक कर्व क्या थी, क्यूबिक पैराबोला। और जब आपने इस लोड को शिफ्ट किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, टेल मी, इज देयर एनी चेंज इन द इलास्टिक कर्व? नो, देयर इज नो चेंज इन द इलास्टिक कर्व, बिकॉज जहां पर भी, अगर जहां पर मूवमेंट WA है और जहां पर भी मूवमेंट जो था, अगर जहां लोड था तब भी इसके ऊपर मूवमेंट जो था वो क्या था, W into A, और जब जहां पे लोड है
तब इसके ऊपर W इंटू ए था। इसका मतलब है कि जो आपका ए बी है, बी सी है, इसके ऊपर मूवमेंट है और सेम मूवमेंट है, राइट। ए बी के ऊपर जब पॉइंट जहां पे लोड था तब भी मूवमेंट क्या था बी का, W into A, and when the load is here, then the moment is W into A. So you have seen this thing that there is no change in the bending moment equation. If I have shifted the load from one point to another or transfer the load from one point to another, there is no change in the bending moment equation, and also there is no change in the elastic curve. You understand? ना ही बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में कोई चेंज आया और ना ही इसका इलास्टिक कर्व में कोई चेंज आया। सो इट मींस दैट इन सेकंड केस व्हेन द लोड इज एक्टिंग एट द फ्री एंड, दिस केस हम अगर लोड आपका फ्री एंड के ऊपर एक्ट करता है और आपने बीम के किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने डिफ्लेक्शन या स्लोप आपने फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्टली इस लोड को फ्रॉम दिस पॉइंट फ्रॉम फ्री एंड जहां पे शिफ्ट करें किसी अनदर पॉइंट के ऊपर जहां पे आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है, और उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करें, इस पार्ट को आप भूल जाओ, उस पॉइंट के ऊपर आप क्या करें, आप उस पॉइंट के ऊपर आप इक्वेशन ऑफ द स्लोप एज वेल एज द डिफ्लेक्शन यू कैन कैलकुलेट। बट जो आप शिफ्ट करेंगे तो जहां पे क्या होगा, जहां पर भी मूवमेंट आपको मिलेगा तो दो इक्वेशंस मिलेंगी स्लोप की और दोनों दो इक्वेशंस मिलेंगी आपको डिफ्लेक्शन की, मींस विद रिस्पेक्ट टू लोड एज वेल एज द मूवमेंट। दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी सेपरेटली, यू कैन कैलकुलेट एंड ऐड देम, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें एक आप नोट लिख लीजिए दैट ओनली वी कैन, तो जो इंपॉर्टेंट नोट्स है यहां पे लिख लीजिए, नोट बेंडिंग मूवमेंट should be same, bending moment should be same before and after the transfer। बेंडिंग मूवमेंट जो आपका होना चाहिए should be same before and transfer the load from one point to another point, right? Bending moment should be same before and after transfer the load from one point to another point, means जो आपका बेंडिंग मूवमेंट बिफोर ट्रांसफरिंग द लोड होगा वही आपका मूवमेंट, सेम आपका मूवमेंट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द लोड होना चाहिए। जैसे इस केस में था, अगर लोड जहां पे एक्ट कर रहा था तो बेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट के ऊपर क्या था, W इंटू ए, और जब मैंने इसको जहां से लेके जहां तक ट्रांसफर किया पॉइंट बी के ऊपर तो इसका बेंडिंग मूवमेंट क्या आया, W इंटू ए। यू अंडरस्टैंड दिस? तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर द लोड एंड द बेंडिंग मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मीन्स फ्रॉम इनिशियल पॉइंट जहां पे ऑलरेडी लोड एक्ट करता था उसका बेंडिंग मूवमेंट, और जिस पॉइंट के ऊपर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो उसका बेंडिंग मूवमेंट अगर सेम है, सो देन यू कैन ट्रांसफर द लोड, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस इन बोथ द कंडीशंस, क्योंकि दिस इज अ वेरी कंफ्यूजिंग फैक्ट कि इफ वी कैन ट्रांसफर द लोड फ्रॉम ए टू बी, वाई वी कैन नॉट ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बी टू ए। तो मुझे लगा कि अब आपको इसका कंसेप्ट कंप्लीटली समझ आ गया होगा कि हम B से A के ऊपर ट्रांसफर क्यों नहीं कर पाए। रीजन था कि अगर जहां पे जो आपका बेंडिंग मूवमेंट था वो क्या है, जो जहां पे आपका बेंडिंग मूवमेंट है वो जीरो है, क्या है, इनिशियली
बेंडिंग मोमेंट एट द पॉइंट ए वो क्या था, 0 है। यू अंडरस्टैंड। इनिशियली इस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए वो क्या है, 0 है, राइट। और जब मैंने इसको इधर से इधर ट्रांसफर किया, जब मैंने लोड को ट्रांसफर किया तो आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, W इंटू ए। लेकिन जो जे कंडीशंस थी कि अगर मैं सेक्शन जहां पे ए बी में लेता हूं तो फ्रॉम जहां से देखता हूं सेक्शन ए बी में लेता हूं तो बेंडिंग मोमेंट एट दिस पॉइंट बिटवीन ए बी और ए क्या है, 0 है। और जब मैं इसको जहां पे ट्रांसफर करता हूं तो आपका बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा, W इंटू ए। यू अंडरस्टैंड। तो जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट चेंज हो गया जब मैंने लोड को ट्रांसफर किया फ्रॉम पॉइंट बी से ए, और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन चेंज होने से क्या हो गया कि जो हमारी इलास्टिक कर्व की ओरिजिनल पोजीशन थी, हमारी इलास्टिक कर्व कैसे थी इस केस में, जहां से लेके जहां तक क्यूबिक पैराबोला और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन था। लेकिन जब व्हेन आई हैव शिफ्टेड द लोड फ्रॉम बी टू ए तो मेरी इलास्टिक कर्व दैट इज टोटली चेंज, इट बिकम्स क्यूबिक पैराबोला। सो दिस कैन नॉट बी डन, ये नहीं हो सकता था बिकॉज वी हैव चेंज द कोर्स ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव चेंज द यू कैन से एक एक्चुअल जो आपका क्वेश्चन था उसको ही चेंज हो गया, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो टोटली डिफरेंट हो गया। बट इस केस में जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो इस केस में जो इलास्टिक कर्व थी वो पहले भी क्यूबिक पैराबोला थी, और जब मैंने इसको शिफ्ट किया तो उसके बाद भी इलास्टिक कर्व क्या रही, आपकी क्यूबिक पैराबोला रही। तो इसमें कोई चेंज नहीं आई। यू अंडरस्टैंड दिस। तो इसलिए इस केस में वी कैन ट्रांसफर द लोड। पॉइंट लोड के केस में अगर फ्री एंड के ऊपर लोड है तो किसी और पार्ट के ऊपर, बीम के ऊपर आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है। जो नट शेल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर फ्री एंड के ऊपर लोड एक्ट कर रहा है एंड यू वांट टू कैलकुलेट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द बीम, तो जिस पॉइंट के ऊपर आप स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं आप क्या करें, सिंपली इसको वहां पे ट्रांसफर कर लें और देन यू फॉरगेट दिस पार्ट। जब लोड को ट्रांसफर करेंगे तो आपको लोड के साथ मूवमेंट मिलेगा और उसमें आपको विद रिस्पेक्ट टू लोड पहले सेपरेटली रिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड आउट करें और फिर आप मूवमेंट के साथ स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करें और फिर इन दोनों को सेपरेटली आप ऐड कर लें। अगर आपने टोटल स्लोप निकालना है तो स्लोप विद रिस्पेक्ट टू W आपने निकाला होगा, लोड जो स्लोप निकाला होगा, प्लस द स्लोप विच यू हैव कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट, वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। एंड लाइकवाइज जो आपका डिफ्लेक्शन है वो भी आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज देयर आर सम कंसेप्ट जो मैंने आपको दिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि अगर आपने इफ यू वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स बाय डायरेक्ट फार्मूला मेथड तो ये एग्जैक्टली यू विल नॉट गेट द सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। सेम टाइप मीन्स कहने का मतलब क्या है, जो मैंने आपको चार्ट में डायरेक्ट फार्मूले सारे दिए थे कि ये कंडीशन होगी तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये कंडीशन होगी तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, देयर मे बी सम स्लाइट चेंज इन द कंडीशंस। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर आपकी स्लाइट कंडीशन चेंज होती हैं फार्मूले तो यही लगेंगे, बट हाउ वी विल यूज दिस फार्मूलाज, हाउ वी विल अप्लाई दिस फार्मूलाज, क्योंकि ये चीजें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो उसमें आपको थोड़े से ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि हाउ वी विल यूज दिस, क्योंकि आपको सेम टाइप का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, 100% सेम प्रॉब्लम आ भी सकता है, बट समटाइम्स देयर आर सर्टेन कंडीशंस दैट कैन बी स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द फार्मूला which are given in the chart, direct formula when we must know the way, right? तो ये था, these are some important concept जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, जो मैंने आपको बताया, और आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। तो अब देखिए इसके कुछ हम प्रॉब्लम्स करते हैं जितना भी टाइम होगा उसमें, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें सारी प्रॉब्लम्स मैक्सिमम प्रॉब्लम करेंगे जितनी भी कर सकते हैं, राइट? सो देखिए प्रॉब्लम। So just see, this is the
वेरी सिंपल प्रॉब्लम, आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द वेरी सिंपल प्रॉब्लम। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो लेवल है वो सारा बढ़ाते जाएंगे, लेकिन हमारा ये कंसेप्ट है कि हम हर प्रॉब्लम को जहाँ पे फाइंड आउट करें, हम प्रॉब्लम को लें सो दैट कि आपका हर कंसेप्ट जो है, हर कंसेप्ट की कम से कम एक प्रॉब्लम आपकी होनी चाहिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये प्रॉब्लम है कैंटिलीवर बीम विद द फ्लेक्चुरल रिजिडिटी। तो फ्लेक्चुरल रिजिडिटी इसका दिया है, दैट इज ई आई, दैट इज गिवन 500 न्यूटन स्क्वायर इज लोडेड एज शोन। ये डायग्राम है। द स्लोप इन रेडियंस, स्लोप हमें इसमें निकालना है इन रेडियंस एंड डिफ्लेक्शन in mm at the tip of the beam. Tip of the beam means at the free end. This is the tip of the beam. Tip of the beam क्या हो गया? At the free end. तो हमें ये free end में निकालना है। अब देखिए, ये मैंने कल जो आपको कंसेप्ट दिया था, here you will see that load is acting somewhere on the beam. Here the load is acting somewhere on the beam and we have to find the deflection and the slope, that is by A हमें निकालना है और थीटा A हमें निकालना है। बट जहां पे क्या है, सेम निकालना हमें कहां पे, एट द टिप ऑफ बीम। और जहां पे आपका क्या है, लोड नहीं है, द लोड इज नॉट एक्टिंग हियर। लोड आपका कहां पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहा है। एंड वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। तो इस केस में, इन दिस केस, अगर आपका इफ योर लोड इज नॉट एक्टिंग एट द फ्री एंड बट एक्टिंग समवेयर ऑन द बीम, बट वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड। तो उस केस में क्या था, जो आपका स्लोप होगा, जैसे थीटा ए है, तो थीटा ए दिस इज इक्वल टू थीटा बी। ये हमने कल किया था। हमारा क्या है, थीटा ए दिस इज इक्वल टू थीटा बी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप क्या करें, आप थीटा बी निकाल लीजिए। मीन्स यू कंसिडर ओनली दिस पार्ट। इसको निकालने के लिए ये बी है, जहाँ पे आपका लोड डब्ल्यू एक्ट करता है, और जहाँ से लेके जहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 70 है, राइट। तो व्हाट इज योर थीटा बी। अगर मैं थीटा बी की बात करूं तो थीटा बी क्या होगा, जो आपका ये वाली जो कंडीशन है, व्हेन द पॉइंट लोड इज एक्टिंग समवेयर ऑन द बीम। तो जो मैंने कल फार्मूले आपको दिए थे टेबल में, वो क्या है, W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। यू अंडरस्टैंड, W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। सो व्हाट इज योर W, दैट इज आई थिंक गिवन So yes, load is given, I have not written here, load is given, that is 3 kilonewton. Load is given 3 kilonewton. So you can say W कितना हो गया, W आपका है 3000 न्यूटन ले लीजिए, राइट। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए वैल्यू। So this is equal to 3000 and this is क्या है, 70 mm है। तो दिस इज इक्वल टू 0.07 राइट। इसमें आप mm में, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, राइट। 0.07, सो दिस इज 0.07 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 500। तो ये निकाल लीजिए कितना आया थीटा बी। सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बी, यूज इट, हाउ मच you will get
This is 0.0147. This is 0.0147 radians, right? So you got the value of theta b. अब इसी तरीके से आप वाई वी की वैल्यू निकाल लें. व्हाट इज योर वाई वी? दैट इज W इंटू एल क्यू अपॉन 3EI. तो जहां पे W आपका आ गया 3000, L 0.07 होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 500. So you calculate this. 3000 into this is your 6.86 10 raised to power minus 4. So this is 6.86 10 raised to power 4 mm, right? So theta b and y v you have calculated, right? तो पहला स्टेप आपका ओवर हो गया कि आपने थीटा बी और बाई वी जो है वो क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया. तो दिस इज योर राइट. तो अब आपका जहां पे लिख लीजिए थीटा ए दिस इज इक्वल टू थीटा बी, राइट. तो हम आपने थीटा बी निकाल लिया. देयरफॉर थीटा ए दिस इज इक्वल टू 0.0147 रेडियंस. तो जे तो आपका थीटा ए आ गया, राइट. अब देयरफॉर बाई ए क्या होगा? बाई ए दिस इज इक्वल टू बाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी. दिस इज द फॉर्मूला. बाई ए इज इक्वल टू थीटा बी बाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी. तो व्हाट इज वाई बी? सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 86 10⁻⁻⁴ प्लस व्हाट इज योर थीटा बी? 0.0147 and what is your this is AB. what is your AB? जहां से लेके जहां तक we have to take this AB, right, from free end to this is 0.03. कैलकुलेट कर लो how much it is. जी हमें mm में चाहिए तो 0.03 नहीं, इसको मीटर में, इसको mm में कर लो इंटू 30. ये भाई इसमें अपने ध्यान रखना है. तो हाउ मच इट इज? 6.86. So this is 0.686 plus 0.147 सो देयरफॉर ये आपका आ गया बाई ए दिस इज इक्वल टू 1.127 mm, राइट. सो बाई ए
दिस इज इक्वल टू 1.127 mm. तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हो गया। ये क्या, दोबारा इसको देखिए, क्वेश्चन क्या था कि हमें समवेयर ऑन द बीम वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन, राइट? सॉरी, नॉट समवेयर ऑन द बीम, वी हैव टू फाइंड द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड, बट द लोड हियर is acting somewhere on the beam. You understand? Load is acting somewhere on the beam. The length part AB and BC is also given. The value of the load is given. और हमें सिर्फ जो डायरेक्ट फार्मूला जो मैंने आपको दिया था उसमें आपको नए ये चीज़ें क्या करना है, इनको वहाँ पे पुट करना है, W की वैल्यू को, L की वैल्यू को, and you will get the maximum slope as well the deflection at the free end here. तो जहां पे आपने देखा होगा कि फार्मूला तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, बट हमारी कंडीशन स्लाइटली डिफरेंट हो गई। जहां पे हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था कि फ्री एंड के ऊपर हमारा लोड एक्ट करता है, तो वी आर गेटिंग द इक्वेशन WL² 2EI फॉर द स्लोप एंड WL3/3EI फॉर द डिफ्लेक्शन। What here you have seen that this condition is slightly different, and so I have discussed these you can say some conditions, important conditions जो भी थे, cases मैंने डिस्कस किए हैं कि अगर ऐसा केस होगा तो उस वक्त हमें किस तरीके से करना है और स्लोप हमें और डिफ्लेक्शन हमें कैसे करना है। तो जो मैंने कल आपको केस फर्स्ट समझाया था, तो जहां से आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, किस तरीके से बनाना है। तो ये इसलिए ये जो स्पेशल केसेस थे इनके बारे में स्टडी करना, इनके बारे में पढ़ना, इनके कंसेप्ट समझना ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो जहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम तो नहीं मिली एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी आर गेटिंग द फार्मूला हियर, वी हैव गॉट सम स्लाइटली डिफरेंट कंडीशन। और ये कंडीशन क्योंकि आपने किया था, इसका कंसेप्ट भी आपने किया था और इसमें आपने ये ड्राइव भी किया था कि अगर आपका लोड समवेयर ऑन द बीम होगा और आपने टिप ऑफ द लोड, अगर आपको ड्राइव करना है फार्मूला, टिप ऑफ द लोड हमें डिफ्लेक्शन और स्लोप को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? तो दिस इज द वे, यू अंडरस्टैंड। तो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, नो डाउट, दिस इज अ वेरी सिंपल वन, बट दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बिकॉज हियर यू हैव सीन द कंडीशंस आर स्लाइटली डिफरेंट, राइट? आप देखिए दूसरी एक और प्रॉब्लम करते हैं। पहले इसको प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस इट। So just see here, this is the problem, very simple one. जब भी मैं थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम ले रहा हूँ जहाँ पे this is your cantilever beam and in the half part of the cantilever beam the UDL load is there. कौन सा लोड है यहाँ पे? UDL load is acting here, that is up to the point B, from C to B तक. The length of this Ly2 and this is from B to A. There is no load here, this is the free end and its length is Ly2, right? So we have to find the slope and the deflection at the tip of the beam, right? So at the tip of the beam means at point A. So slope and deflection at the point A, ये हमें निकालना है। सेम चीज, एवरीथिंग इज सेम फार्मूला है, सिर्फ ये बता रहा था आपको। पहला जो केस में लिया था जहां पे पॉइंट लोड आपका एक्ट कर रहा था, इन दैट केस पॉइंट लोड इज एक्टिंग एट द पॉइंट बी एंड वी हैव टू फाइंड स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए। अब इस केस में क्या है कि W इज द लोड विच इज एक्टिंग एट द पॉइंट W, कैपिटल W इज द लोड विच इज एक्टिंग एट द पॉइंट B एंड कैपिटल W उसने पूरा लोड ले लिया है, दिस इज
ये क्या कौन सा लोड हो गया, यूडीएल लोड इज एक्टिंग। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यूडीएल का फार्मूला लगा लो। यूडीएल लोड का क्या होता है, सो अगर स्लोप की बात करूं, स्लोप क्या है, स्लोप एट पॉइंट बी हमने निकालना है। स्लोप एट, पहले आप क्या करें, स्लोप एट बी निकाल लीजिए। सेम स्लोप एट बी निकालेंगे, यू फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, यू ओनली टेक दिस पार्ट बी सी। स्लोप एट बी मीन्स थीटा बी, तो थीटा बी निकालना है तो क्या करेंगे, यूडीएल में जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, W इंटू एल क्यूब अपॉन 6EI। व्हेन द यूडीएल लोड इज एक्टिंग, यू जस्ट कंसिडर द बीम इज अप टू दिस पॉइंट, यू फॉरगेट अबाउट द पार्ट ए बी। तो जहां पे जो यूडीएल लोड, जब यूडीएल लोड जो है बीम के ऊपर, कंप्लीट बीम के ऊपर एक्ट करता है, तो उसका फार्मूला होगा WL³ अपॉन 6EI, राइट। अब मुझे बताइए W, तो जो आपका लोड है वो तो है W। अब मुझे बताइए फ्रॉम हेयर टू हेयर व्हाट इज द लेंथ, दैट इज L/2, दिस इज गिवन। तो ये हो गया L/2 का होल क्यूब अपॉन 6EI, एंड दिस इज इक्वल टू W इंटू L³ अपॉन 48 EI, राइट। तो जे आपका आ गया थीटा बी, WL³ अपॉन 48, दिस इज जो सीधा फार्मूला है, नथिंग इज देयर। सिर्फ मैं आपको जो बता रहा था, आई हैव जस्ट स्टार्टेड द प्रॉब्लम्स, तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम करेंगे हम। तो किस तरीके से आपने देखिए, ये सिंपल फार्मूला से सारा फार्मूले में मैंने जो भी वैल्यू W और L की थी वो वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट करी। इसी तरीके से अगर मैं डिफ्लेक्शन, क्योंकि मुझे बेसिकली हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बाई ए निकालना है और हमें थीटा ए निकालना है। तो जैसे आपको बताया कि बाई ए थीटा ए निकालने के लिए पहले हमें पॉइंट बी के ऊपर जो लोड होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बाई बी की वैल्यू अप टू दिस पॉइंट एंड थीटा बी की वैल्यू निकालेंगे। तो बाई बी यहां पे क्या होगा, इसका फार्मूला है W इंटू L4 अपॉन 8EI, राइट। W इंटू L4 अपॉन 8EI, सो दिस इज इक्वल टू W L/2 अपॉन रेज टू पावर 4 अपॉन 8EI, so this is equal to W into L4 128 EI, right? So 128 upon EI, you understand? जहां तक आपका हो गया, आपने क्या किया, यू कंसिडर ओनली दिस पार्ट ऑफ द बीम, और जो आपको ये जहां पे ये बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे जहां पे कोई चेंज नहीं है, अप टू दिस पॉइंट डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये जो कंडीशन थी इसकी, क्योंकि जो आपका लोड था, दैट लोड इज नॉट एक्टिंग एट द फ्री एंड, दैट इज नॉट एक्टिंग एट द टिप ऑफ द बीम, बट हमें जो बाई ए और थीटा ए निकालना था वो इस पॉइंट के ऊपर निकालना था। सेम प्रोसीजर वी हैव अडॉप्टेड। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड थीटा बी एंड वाई बी अप टू दिस पॉइंट बी जहां पे आपका लोड एक्ट कर रहा है, और उसके बाद हम वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो आपका थीटा ए क्या होता है, थीटा ए मींस स्लोप एट द फ्री एंड, दिस इज इक्वल टू थीटा बी। इस केस में, इस कंडीशन में, जब ऐसी कंडीशन हो तो इस कंडीशन में हमने फाइंड आउट किया था, कैलकुलेट किया था, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। सो देयरफॉर थीटा ए आपका आ गया, ये जो वैल्यू आपने निकाली थी थीटा बी की, दैट इज W इंटू L³ अपॉन 48 EI, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। अब आ जाइए बाई ए के ऊपर। सो बाई ए क्या होता है, दिस इज इक्वल टू बाई वी प्लस थीटा बी इंटू ए बी, राइट। बाई बी
प्लस थीटा बी इंटू ए बी, देयरफॉर तो जहां पे बाई वी बाई ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप, बाई ए, बाई वी क्या था, दिस इज W इंटू L4 अपॉन 128 EI, राइट, 128 अपॉन EI, this is your YV plus what is your theta B? Theta B is this W LQ upon 48 EI into, and what is your AB? AB L by 2, so this is L by 2, right? तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो एंड यू विल गेट द आंसर। यू अंडरस्टैंड दिस? जी आपको समझ आ गया कि थीटा ए और बाई ए को हमने कैसे फाइंड आउट करना है। यू सिंप्लीफाई दिस, जहाँ जाएगा आपका WL4 जहाँ पे आ जाएगा, एंड दिस इज 96। आप LCM निकाल लीजिए, राइट, LCM निकाल के और इसको आप कैलकुलेट कर लें, राइट। तो ये आपका बाई ए और कि आपको डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए एंड स्लोप एट द पॉइंट ए इन केस ऑफ UDL लोड, हाउ यू विल कैलकुलेट। तो आपको समझ आ गया, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि दिस इज नॉट ओनली फॉर द पॉइंट लोड, दिस इज फॉर UDL आल्सो, दिस इज फॉर UVL आल्सो, दिस इज फॉर द कपल आल्सो। अगर आपका मूवमेंट जो है कपल जहां पे एक्ट करता है और आपको फ्री एंड के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो उसमें भी आपने सेम चीज, सेम फार्मूला आपने यू हैव टू अप्लाई। सिर्फ आपने क्या करना है, जो थीटा बी की वैल्यू होगी वो विद रिस्पेक्ट टू आप कपल विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट निकाल लेंगे। जो थीटा होगा वो विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट होगा, नॉट के विद रिस्पेक्ट टू लोड होगा। यूवीएल के केस में भी सेम होगा, डायरेक्ट फार्मूला यूवीएल का जो होगा वो आपने इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके आपने थीटा बी और वाई बी की वैल्यू निकालनी है, और देन यू हैव टू पुट द वैल्यू इन द गिवन फार्मूला। जे फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो जे हो गया कि अगर इफ द लोड इज एक्टिंग समवेयर ऑन द बीम एंड यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, यू मे गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंडीशन ऑफ द लोडिंग। आपको डिफरेंट टाइप लोडिंग की कंडीशन मिल सकती हैं, जहां पॉइंट लोड मिल सकता है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है आपको। जैसे ये UDL लोड है, ये आपको मिल सकता है, इसका प्रॉब्लम आ सकता है। UVL लोड आपको मिल सकता है, इसका प्रॉब्लम आ सकता है। कपल जहां पे हो सकता है आप टू पॉइंट V, और आपने फाइंड आउट करना है मैक्सिमम स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ए, ये प्रॉब्लम आ सकता है। बट सभी का जो प्रोसीजर है, सभी का जो कंसेप्ट है, जो सभी का करने का तरीका है वो सेम है। सिर्फ आपने ये दो फार्मूले आपने याद रखने हैं, ये दो फार्मूले याद रखने हैं। सबसे पहले आपने उस पॉइंट के ऊपर जहां पे आपका लोड एक्ट कर रहा है, वहां पे आपने स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद देन यू हैव टू यूज दिस फार्मूला, एंड बाय यूजिंग द फार्मूला यू विल गेट द स्लोप एंड द डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड एट द टिप ऑफ द बीम। तो ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम और देखते हैं, सिंपल सी ही है। Just see this problem. Assuming EI, this is given 10 raised to power 4 kilonewton per kilonewton meter square. Find the maximum slope in radians and the maximum deflection of the beam. I mean, but we have to find out the maximum slope and the maximum deflection, right? So maximum slope और maximum deflection तो आपको पता है वो क्या है। मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मीन्स आपने फाइंड आउट करना है बाई ए, राइट, और थीटा ए। कहाँ पे होगी? कैंटिलीवर बीम में जो मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी, दैट इज एट द फ्री एंड, दिस यू नो ऑलरेडी। अब इस देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द कैंटिलीवर बीम एंड हियर द 2 पॉइंट लोड्स आर एक्टिंग ऑन द बीम एट सम डिफरेंट डिस्टेंसेस ऑन द बीम, राइट। तो इस किस्म की प्रॉब्लम को अगर आप पिछले लेक्चर मेरा कोई देखें तो उसमें दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम आई हैव सॉल्व बाय विद द हेल्प ऑफ द मैकॉलेस मेथड, राइट। मैकॉलेस मेथड को इस्तेमाल करके, यूज करके आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। बट हियर आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग द डायरेक्ट फार्मूला। मैं इसी प्रॉब्लम को डायरेक्ट फार्मूला से क्या करना चाहता हूं,
आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय द डायरेक्ट फार्मूला। तो अब देखिए डायरेक्ट फार्मूले से कैसे हम करेंगे इसको, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट फार्मूले से वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब देखिए ये आपका, इसे क्या करें, ये दो लोड हैं डिफरेंट डिफरेंट एक्ट कर रहे हैं। पहले आप ये बीम है आपकी, फर्स्ट आप इसको दो पार्ट में करेंगे। यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मीन्स हेयर आई विल कंसिडर दिस इन टू लोडिंग कंडीशंस। इसको मैं दो लोडिंग कंडीशन में क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा। तो पहली लोडिंग कंडीशन लेता हूं मैं सिर्फ ये वाली, दिस इज माय फर्स्ट लोडिंग कंडीशन, राइट, दैट इज 4 किलो न्यूटन, राइट, दिस इज माय फर्स्ट लोडिंग कंडीशन 4 किलो न्यूटन, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट सी। तो जहां से लेके जहां तक मेरा कितना है 2 मीटर एंड 2 मीटर, कितना हो गया 4 मीटर, राइट। तो पहली लोडिंग कंडीशन में मैंने इसको कन्वर्ट किया कि पॉइंट लोड, सिर्फ एक लोडिंग कंडीशन ली, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। तो पहले मैंने सेपरेटली इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आई एम अप्लाइंग हियर। फर्स्ट मैंने इस लोड को कंसिडर किया, दैट इज ऑन द फ्री एंड ऑफ द बीम। तो उसमें जो था आपका, इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में थीटा ए, जो आपका थीटा ए होगा दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI. This is the relation when the point load is acting at the free end, then the slope is this one. अब W कितना है इस केस में, that is 4000 into, right, आप इसे किलो न्यूटन में रहने दीजिए, राइट। सो दिस इज किलो न्यूटन में रहने दीजिए। 4 मीटर में L कितना है 4 मीटर, तो दिस इज 4 का होल स्क्वायर 2 इंटू व्हाट इज EI, तो ये किलो न्यूटन में है, ये भी इसी में रहने दीजिए 10⁻⁴, राइट। सो क्या कितना आया थीटा ए, हाउ मच योर थीटा ए इज so this is equal to 3.2 minus 10⁻³ so this is 3.2 minus 3 radians. so थीटा ए आपने निकाल लिया। इसी तरीके से आप बाई ए निकालें, दैट इज W इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI, W इंटू एल क्यूब अपॉन 3EI। तो क्या है W, 4 इंटू 4 का क्यूब इंटू 3 इंटू 10⁻⁴। इसको कैलकुलेट करो कितना है, this is equal to 8.53
This is 8.53 10 to the minus 3, right? This is deflection. ये हो गया केस फर्स्ट जो मैंने लिया था. आप ये केस फर्स्ट लिख सकते हैं. दिस इज द केस फर्स्ट. मैंने सिर्फ इसको लिया था 2 पार्ट में, तो ये आपका आ गया इसमें, राइट. अब देखिए इसी में मैं लोडिंग कंडीशन अब लेता हूं. सेकंड लोडिंग कंडीशन में लेता हूं. दिस इज योर बीम, राइट. सो this is your beam and this is the point B. This is the point B, and here जो लोड है वो कितना है? 2 किलो न्यूटन, राइट. दिस इज द बीम and load is 2 kilonewton. This is 2 meter. This is 2 meter, right? 2 meter and 2 meter, and this is the point C and this is A. जी आप गया, आपका लोड कहाँ पे है? Now it is at this point B and we have to find the slope and the deflection at the point A. यही करना है हमें. तो आप पहले थीटा बी निकाल लीजिए इस केस में. थीटा बी क्या आएगा? ये आप केस सेकंड लिख लीजिए. जो मैं सेकंड केस सेकंड लोडिंग कंडीशन लिया, दिस इज द सेकंड लोडिंग कंडीशन का जो केस था. तो इसमें आप फाइंड आउट कर लीजिए पहले क्या आएगा. थीटा बी पहले क्या निकालना है हमें इससे? थीटा बी निकालना है. तो थीटा बी इज इक्वल टू W इंटू एल स्क्वायर अपॉन 2EI. व्हाट इज योर W हियर? दिस इज 2 किलो न्यूटन, दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू व्हाट इज EI 10⁴. फाइंड आउट कितना आ गया ये, हाउ मच इट इज. This is 4 into 10⁻⁻⁴ radian. This is equal to 4 into 10⁻⁻⁴ radian. Right? Now अब आगे क्या निकालना है हमने? YV. This is W into L cube upon 3EI. This is equal to W कितना है जहाँ पे 2 है इंटू L कितना है 2 ही है, 2L क्यूब अपान 3 इंटू 10⁴ कितना आ गया? कैलकुलेट दिस. This is equal to
बाई वी से सीधा निकाल लीजिए, यहाँ पे ऐसे करके लिख लें, सीधा लिख लें। तो आपके पास थीटा बी आ गया। तो अगर हमें, तो इसमें थीटा बी इज इक्वल टू थीटा ए होगा, राइट। तो इस केस में आपका जो थीटा बी होगा दिस इज इक्वल टू थीटा ए, और इसमें आपका बाई ए क्या होगा, व्हाट इज योर बाई ए, बाई बी प्लस थीटा बी इंटू ए बी, राइट। बाई ए इज इक्वल टू बाई वी प्लस थीटा बी। तो बाई वी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, बाई वी क्या होगा, बाई वी डिफ्लेक्शन डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 3 EI। सो डब्ल्यू हो गया 2L³ अपॉन 3 इंटू 10⁻⁴, राइट। 3 इंटू 10⁻⁴ प्लस 4 इंटू 10⁻⁴, एंड व्हाट इज योर ए बी, ए बी इज 2 मीटर, राइट। तो जहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी बाई ए, देयरफॉर बाई ए